लाइफ में हर किसी के लिए कुछ नया सीखना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये एक मजेदार एक्टिविटी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए ये लाइफ का सबसे बोरिंग काम भी हो सकता है। लेकिन लोगों के बिहेवियर को जानना समझना हर किसी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। आगे ऑथर जो बात हमें कहने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद पहले भी कहीं से सुन रखा होगा, क्योंकि ये हम सभी की लाइफ का रियल फैक्ट है। ऑथर कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसका केवल 10% ही हम लॉन्ग टाइम के बाद याद रख पाते हैं। जो हम सुनते हैं उसका 20% ही हमें याद रहता है, और जो हम देखते हैं उसका लगभग 30% हमें याद रह पाता है। इसी तरह हम सुनने और देखने की प्रोसेस में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसका 50% तक हमें लंबे वक्त तक याद रह जाता है। जैसे कि किसी मूवी को देखने के बाद हमें वो मूवी की कुछ बातें सालों के बाद भी याद रहती हैं। इसी तरह जिन एक्टिविटी में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं उसका 70% जितना हमें याद रह जाता है, और आखिरी में जो हम सुनते हैं, देखते हैं और साथ में करते भी हैं उसका 90% जितना हिस्सा हम कभी नहीं भूल पाते। ऑथर आगे बताते हैं किसी के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करने के केस में ये मॉडल बहुत काम आता है। लोगों के बिहेवियर पैटर्न को इस किताब की समरी सुनने के बाद शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये किसी नई लैंग्वेज को सीखने जैसा ही है। किसी भी लैंग्वेज को हम आजकल ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लुएंट होने के लिए हमें उस लैंग्वेज के किसी एक्सपर्ट या नेटिव स्पीकर के साथ रेगुलर बात करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं ऑथर हमें बिहेवियर पैटर्न के बारे में और कौन सी नई बातें बताते हैं। दोस्तों आगे ऑथर हमें डिफरेंट कलर जोन से रिलेटेड लोगों की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बातें बताते हुए कहते हैं कि इंसान के एक्शंस, रिएक्शंस और मूड के अनुसार उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए कोई बहुत भारी टर्म नहीं है, ये एक तरह से किसी भी इंसान का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज के पीछे कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करती। कई बार बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी होने के बाद भी एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, और ऐसा होने के पीछे कारण उनका किसी अलग अलग कलर जोन से रिलेटेड होना ही होता है। वैसे बॉडी लैंग्वेज को सोशल और कल्चर फैक्टर भी अफेक्ट करता है। आइए इस बारे में कुछ और डिटेल्स में कुछ और जानते हैं। पहली बात है हमारे जेस्चर्स को लेकर। अगर कोई इंसान बात करते हुए बार बार शोल्डर हिलाता है और उसके साथ बातें करते हुए हम भी ऐसा करें तो कहीं ना कहीं वो इंसान हमें उसके साथ कनेक्टेड समझने लगता है और उससे हमारा कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी तरह अगर वो अपने हाथों को यूज करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हम भी ऐसा करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात है बॉडी पोस्चर्स के बारे में। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है, अगर हम उसी बॉडी पोस्चर को मिरर करें तो ये रैपर्ड बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे कि अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करके रखे हैं तो हम भी उसके साथ बात करते हुए अपने हाथ फोल्ड कर सकते हैं। तीसरी बात है टिल्स एंड नॉट्स को लेकर। हम जिससे बात कर रहे हैं हमें उसे नोटिस करके ये जानना है कि वो किस इमोशन के साथ अपनी गर्दन को किस डायरेक्शन और एंगल में घुमाता है। उसे फॉलो कर हम उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। चौथी बात है फेशियल एक्सप्रेशन और ब्रीदिंग वाली। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो हम भी उसे स्माइल देकर उसे फील गुड करवा सकते हैं। अगर वो कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइजिंग वाले एक्सप्रेशन देता है तो हम भी वो ही कर सकते हैं। ऑथर तो हमें ये भी कहते हैं कि बिहेवियर पैटर्न को सिंक्रोनाइजेशन करने के इस प्रोसेस में हम दूसरों के ब्रीदिंग पैटर्न को भी मिरर कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रैपर्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ ये बात भी उतनी ही सच है कि बच्चा अपने पेरेंट्स में से या तो माँ के ज्यादा करीब होता है या अपने डैड के। जिसके साथ उसके इमोशंस, फीलिंग्स और इंटरेस्ट ज्यादा मैच होते हैं वो उनकी कॉपी करने लगता है। किसी को कॉपी करने के प्रोसेस को मिररिंग कहा जाता है। हम अभी यहाँ बात बिहेवियर पैटर्न को सिंक्रोनाइजेशन की कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि बच्चे का फैमिली में अपने डैड के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है तो वो अपने डैड को कॉपी करने की कोशिश करेगा। उसके डैड को यदि क्रिकेट खेलने और देखने का बहुत शौक है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। इस तरह दोनों के इंटरेस्ट और ज्यादा मैच होने लगेंगे, और जब अच्छी रैपर्ट और बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के इंटरेस्ट भी मैच होना शुरू हो जाते हैं तो उसी प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। यही बात हमारे फ्रेंड सर्कल पर भी अप्लाई होती है।
हमारे सर्कल में हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें एक या दो के साथ ही हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसका कारण सिंक्रोनाइजेशन ही होता है। दो लोग आपस में दोस्त तब ही बनते हैं जब उनके इमोशंस और फीलिंग्स आपस में मैच होते हैं और जब उनके इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स आपस में सिंक्रोनाइज होने लगती हैं, तो दो दोस्तों के बीच ये बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को कॉपी करना तो गलत बात है। ऐसा करने से किसी को बुरा भी लग सकता है और उसके साथ हमारे रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नकल करना और मिररिंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम किसी की नकल करते हैं तो हमारा मोटिव उस इंसान को चिढ़ाना होता है, और जब हम किसी को मिररिंग करते हैं तो हमारा मोटिव उस जैसा बनना होता है या उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट करना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करें तो ये भी जानने की कोशिश करें कि वो इंसान किस इंसान से इन्फ्लुएंस्ड है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड इन बातों को किसी भी इंसान के कलर जोन से कैसे रिलेट किया जाए। तो दोस्तों, इसका जवाब अगले एपिसोड में है। बने रहिए कुकू FM के साथ।